Hello dear students, welcome to the last lecture of Chemical Kinetics chapter। पिछले 7-8 वीडियोस से हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और इस वीडियो के बाद हम इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू सिलेबस फिनिश कर लेंगे। अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स के वेरियस लॉज, ऑर्डर डिटर्मिनेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉज, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन और बहुत सारे फैक्टर्स, कुछ स्पेशल केसेस भी हमने देखे। इस पर्टिकुलर वीडियो में विल डिस्कस अबाउट साइमल्टेनियस रिएक्शन काइनेटिक्स which are actually special cases of normal reactions, and particularly we will discuss about parallel and series reaction। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमने डिफरेंट ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉज आते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेंगे और स्पेशल केसेस में हम बात पैरेलल और सीरीज रिएक्शन की करने वाले हैं। और देखिए, ये जो भी स्पेशल केसेस हम ले रहे हैं ये सब फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, ये पहले ही नोटिफाई किया जा रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल एश्योर रहें कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर से एसोसिएटेड होने वाली हैं, जो आप पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विथ पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट एक हो और ये पैरेलली एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा हो। जैसे ए एक रिएक्टेंट है और ये पैरेलली बी और सी दोनों दे रहा है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से ओरिजिनेटेड 2 एरो से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि ए K1 से B फॉर्म कर रहा है और ए ही K2 से C भी फॉर्म कर रहा है। K1 एंड K2 आर योर रेट कांस्टेंट और ये दोनों ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। सो T=0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन CA0 था और B और C 0 थे। T=T टाइम पे ऑब्वियसली CA0 में से कुछ वैल्यू घटेगी, तो CB और CC में घटा देता हूँ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि CB यहाँ पे B बनाएगा और CC यहाँ C बन रहा है, ठीक है। तो किसी T टाइम पे A का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम CA0 माइनस CB माइनस CC लिख सकते हैं, वेयर CA0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड CB एंड CC आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड C एट पर्टिकुलर टाइम T। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें। तो dCA/dt इज इक्वल टू dCA0/dt माइनस dCB/dt माइनस dCC/dt। इंडिविजुअल टर्म डिफ्रेंशिएट हो गया, बट ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये 0 हो जाएगा क्योंकि CA0 जो है ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। सो dCA/dt इज इक्वल टू माइनस dCB/dt माइनस dCC/dt, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हैं, तो आप ज़रा देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या मैं लिख सकता हूँ कि रेट इज इक्वल टू K1CA क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, और रेट को B के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं माइनस dCB/dt इज इक्वल टू K1CA। उसी तरह से इसके लिए मैं लिख सकता हूँ माइनस dCC/dt इज इक्वल टू अगेन K1CA, ठीक है। इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन का यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस dC/dt की जगह माइनस K1CA लिख दिया, या सॉरी यहाँ K2CA आएगा, और माइनस dCC/dt की जगह पे माइनस K2CA लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप K1 को कॉमन ले लीजिए, सॉरी CA को कॉमन ले लीजिए, एंड इट विल बी dCA/dt इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू CA, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ए ही है और दोनों में ए ही घट रहा है, इसलिए ए का टर्म यहाँ पे आ रहा है। एक K1 रेट से घट रहा है, दूसरा K2 से घट रहा है, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट रिएक्शन है। तो चलिए अब अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया है dCA/dt इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू CA। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, CA को नीचे ले आएँ और dt को उधर भेज दिया, और फिर हम प्रॉपरली इंटीग्रेट कर दें। T=0 पे A का कॉन्सेंट्रेशन CA0 था, T पे इसका कॉन्सेंट्रेशन CAT था, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जनरेट करेगा, दैट इज CAT इज इक्वल टू CA0 e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T, वेयर K इफेक्टिव इज K1 प्लस K2। देखो K इफेक्टिव इसलिए लिखा क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन जनरल होता तो नॉर्मल सिंगल रिएक्टेंट टू सिंगल प्रोडक्ट के लिए CAT को हम CA0 e टू द पावर माइनस KT लिखते हैं। अब जो डिफरेंस है वहाँ पे ये K की जगह पे क्या गया, K1 प्लस K2, इसलिए K इफेक्टिव को K1 प्लस K2 लिख दिया हमने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप जनरल जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट है उसमें आप K को K इफेक्टिव दैट इज K1 प्लस K2 से रिप्लेस कर देंगे तो सेम रिजल्ट जनरेट करेगा, ठीक है।
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी क्या कैसे निकल रहा है वो हमने देख लिया, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस सी ए टी, किसी टी टाइम पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन घट गया विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो सी ए टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, इट कम्स एज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टू। आप फिर से याद करिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अल्फा जो आता था वो आता था 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, और यहाँ पे k की जगह के वन प्लस के टू आ गया है, इसलिए के वन प्लस के टू को हम k इफेक्टिव भी कह रहे हैं, ठीक है। अब बात उठती है कि ये तो आपने A का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया किसी t टाइम पे, व्हाट अबाउट B का कॉन्सेंट्रेशन एंड C का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, ठीक है। अब इसके लिए हम देखिए B और C के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। डी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन सी ए, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऊपर आ जाइए एक बार, यहाँ पे देखिए हमने लिखा था कि माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन सी ए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ना होकर प्लस ही हो जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसी टर्म्स में यहाँ पे प्लस में लिख दिया हमने डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन सी ए, और सी ए की वैल्यू जो ऊपर से हमने निकाली वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, के वन सी ए नॉट ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, ठीक है। और उसी तरह से अब इसको इस टर्म को नीचे ले जाके हम डी टी को उस साइड ले जाके इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो शायद इस टर्म की नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर टाइम का ही फंक्शन है, सो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेट कर दिया हमने यहाँ पे, 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन B का 0 था, T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन B का CBT हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद आप आराम से इंटीग्रेट कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन आएगा CB या फिर CBT भी लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू के वन सी ए नॉट अपॉन के वन प्लस के टू मल्टीप्लाइड बाई अ फैक्टर दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। सिमिलरली अगर C निकालना हो हमें तो C के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया जैसे B के लिए बनाया था, और फिर CA की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे। सो CC का भी जो एक्सप्रेशन है वो CA के जैसा ही है, बट देखिए K1 की जगह पे ये K2 आ गया, तो याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि B के लिए K1 से बन रहा था और C के लिए K2 से बन रहा था, तो B के लिए K1 यूज़ हुआ न्यूमरेटर में, यहाँ पे K2 यूज़ हुआ है, बाकी एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। चलिए अब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन और B और C का अगर रेशियो लेंगे, तो ये जो ऊपर का जो एक्सप्रेशन अभी हमने ड्राइव किया 1:2 का रेशियो ले लेंगे, तो ये एक्चुअली बाकी सारे टर्म कट जाएंगे। देखिए सिर्फ K1 और K2 डिफरेंट है, बाकी सब सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वैल्यू कट गई और ये एक्चुअली आ रही है K1 बाई K2, ठीक है। अब मान लो कई बार क्वेश्चन पूछता है फाइंड परसेंटेज B इन द मिक्सचर ऑफ B एंड C, तो B और C के मिक्सचर में B का परसेंटेज कैसे निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस C इंटू 100। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस C में बहुत सारा टर्म कॉमन था, तो सारे कॉमन टर्म को कैंसिल करने के बाद इट कम्स एज K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100, ठीक है। अब परसेंटेज C निकालना, उसी तरह से C बाई CB प्लस CC करेंगे, तो C के लिए जो डिफरेंट टर्म आ रहा था वो K2 था, तो K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ही यहाँ पे डाल रहे हैं, डाल के आप देख लीजिए बाकी फैक्टर कट जाएंगे, ठीक है। ओके, अब मान लो अगर अपने को ग्राफ बनाना होता, तो ग्राफिकली देखिए 3 पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। एक A है जो रिएक्टेंट है, जो फर्स्ट ऑर्डर से एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है जैसा फर्स्ट ऑर्डर में हमने डिराइव भी किया था। अब बात आती है B और C की, तो देखिए B और C में जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जैसे अगर K1 बड़ा है K2 से, तो K1 से B बन रहा है और K2 से C बन रहा है, तो K1 बड़ा है तो B जो है इंक्रीजिंग आएगा, देखिए C से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर K1 छोटा हो जाएगा तो यही ग्राफ ऊपर नीचे एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, तो ग्राफ भी क्लियर है आपको। चलिए अब इनमें और स्पेशल केसेस देखते हैं। इनमें स्पेशल केसेस का मतलब ये है कि हम पैरेलल रिएक्शन देख रहे हैं विद कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड, ठीक है। जैसा हमने पहले के केसेस में भी देखा है, कुछ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो तो क्या क्या चेंजेस आती हैं, यूजुअली K के टर्म में कुछ चेंज आता है, तो हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। जिसमें पहला केस हम ले रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट में कुछ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, रिएक्टेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाइड है, तो देखिए A से 2B बन रहा है और A से सम 3C बन रहा है K1 और K2 से, ठीक है। अब इनिशियली ये CA0 था और ये दोनों तो 0 0 होंगे इनिशियली। अब किसी T टाइम पे CA0 में से अब मैं CB/2 और CC/3 लिख रहा हूँ, क्योंकि यही कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर ये T टाइम पे CB और ये CC बनाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये बस आपको बताने के लिए था। अब देखिए यहाँ पर जनरल जो अपना रेट लॉ है या फिर रेट लिखने का जो एक्सप्रेशन होता है उससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि A रिएक्टेंट और B और C प्रोडक्ट है, सो माइनस dCA/dt इज इक्वल टू 1/2 dCA/dt बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट 2 डिनोमिनेटर में आ गया, और 1/3 dCC/dt, ठीक है।
अब हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, बी एट एनी टाइम टी, सी एट एनी टाइम टी, और भी देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए के लिए काम करते हैं। तो ए के लिए तो एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन सी ए के टू सी ए, क्योंकि देखिए ए रिएक्टेंट है और उससे कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड नहीं है, तो जैसे पहले केस में था वैसे ही चुपचाप होगा यहाँ पे, और डायरेक्ट जो रिलेशन है अनचेंज रह जाएगा, दैट इज सी ए टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के इफेक्टिव, दैट इज के वन प्लस के टू इंटू टी। ठीक है, लेकिन बी और सी में थोड़े बदलाव आएंगे। कैसे, देखिए बी के लिए अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन सी ए की जगह 1/2 डी सी बाई डी टी इंटू के वन सी ए है, इसलिए डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2k1 सी ए हो जाएगा, और अब इसके लिए जो के इफेक्टिव है वो k1 की जगह 2k1 हो जाएगा। तो जो पहले का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था उसमें k1 की जगह पे 2k1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2k1 बाई k1 प्लस के2 सी ए नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के1 प्लस के2 इंटू टी। ये हमने जस्ट पहले ड्राइव किया है अभी कुछ देर पहले ही। कोई तरह से सी के लिए करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 3 आएगा, और यहाँ पर k की जगह 3k हो जाएगा, तो यहाँ पर k2 को हम 3k2 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारा फैक्टर सेम रहेगा एज इट इज़। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही। कोएफिशिएंट जब भी लगता है तो k उसी के प्रोपोर्शन में चेंज हो जाता है। ओके, अगर अब मान लो आपको पूछ रहा है परसेंटेज बी इन द मिक्सचर ऑफ बी प्लस सी, तो सी बी टी बाई सी बी टी प्लस सी सी टी निकालना है अपने को। ठीक है, तो अब बी की जगह यूजुअल पहले क्या रहा था, बी के लिए जो k था ऊपर लिख दे रहे थे, नीचे k1 प्लस के2 इंटू 100, बट अब k1 की जगह 2k1 आ जाएगा, और c के लिए भी k2 की जगह 3k2 आ जाएगा, तो 2k1 बाई 2k1 प्लस 3k2 इंटू 100, और c का परसेंटेज निकालना हो तो 3k1 बाई 2k1 प्लस 3k2 इंटू 100। ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर के जैसा ही है, बस k इफेक्टिव से हम k को रिप्लेस कर दें। ओके, अब देखो एक स्पेशल केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपने प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया, साथ में रिएक्टेंट में भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव सम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ इट। ठीक है, अब इसके लिए अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रिएक्टेंट ए है विथ 2 मल्टीप्लाइड, सो माइनस 1/2 डी सी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी सी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/5 डी सी सी अपॉन डी टी। जनरल रिएक्शन के टर्म में हमने लिख दिया, इसके रेट को आपस में इक्वेट करता हूँ। ओके, अब पहले ए निकाल लेंगे। ए के लिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा 2 लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 यहाँ पे आगे लगा हुआ है, तो माइनस 1/2 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू k1 सी ए k2 सी ए। देखिए सारे फर्स्ट ऑर्डर ही है, इसलिए सी ए तो डी पावर 1 ही है। अब इसको जैसे ही करेंगे तो 2 जो है इस साइड जाएगा, और अब k इफेक्टिव में 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो सी ए टी इज इक्वल टू सी ए नॉट ई टू द पावर माइनस 2k1 प्लस k2 इंटू टी। ठीक है, तो k इफेक्टिव जो है 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 हो जाएगा। अब अगर b के लिए लिखें तो b के लिए देखिए भाई ये एक्सप्रेशन यूज में आएगा, माइनस 1/3 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू k1 सी ए, 3 मल्टीप्लाइड हो गया। अब k1 की जगह 3k1 यूज़ करना है, b का एक्सप्रेशन आ गया 3k1 सी ए नॉट। अब ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में 2k1 प्लस k2 आ गया, क्योंकि a के लिए भी k इफेक्टिव बदल गया है, तो नीचे में a का k इफेक्टिव लिखते थे। 1 माइनस ई टू दी पावर में भी देखो माइनस 2k1 प्लस k2 इंटू टी। उसी तरह से अगर c के लिए करेंगे तो c के लिए 5 मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ पे 5k1 बाई 2k1 प्लस k2 सी ए नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2k1 प्लस k2 इंटू टी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। स्पेशल केसेस में कैसे कैसे निकालना है, परसेंटेज बी और सी निकालना है, उसी तरह से बी का ऊपर लिख दिया, दोनों का नीचे लिख दिया, के टर्म नहीं है, बाकी सारे फैक्टर कट जाते हैं। सी के लिए 5k1 बाई 3k1 प्लस 5k2 इंटू 100। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और केस हो सकता है कि अगर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, 3 हो या 4 हो, जैसा भी हो, तो के नेट जो है सिंपली एडिशन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं के नेट या के इफेक्टिव जो है अपना वो समेशन ऑफ के आई हो जाएगा, अगर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड नहीं है। कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा तो कैसे काम करते हैं अभी हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो सी ए टी की वैल्यू सी ए नॉट ई टू द पावर माइनस समेशन ऑफ के आई इंटू टी। उसी तरह से सी बी टी सी सी टी सी डी टी भी हम निकाल सकते हैं, जैसा हमने ऊपर किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन से अपने को ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में अपने को दिया है कि ए जो है 2 प्रोडक्ट बना रहा है, ये एक सिंपल सा पैरेलल रिएक्शन है, बी और सी बना रहा है, बट कुछ कोएफिशिएंट ही मल्टीप्लाइड है प्रोडक्ट में 2 और 3, ए में नहीं मल्टीप्लाइड है। तो ये एक स्पेशल केस का फर्स्ट केस है। k1 इसका रेट कांस्टेंट, इसका k2 रेट कांस्टेंट, t इक्वल टू 0 पे 6 मोल था। k1 बाई k2 का रेशियो दिया हुआ 1/2। अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोल ऑफ बी एंड सी व्हेन हाफ ऑफ ए इज कन्वर्टेड टू बी एंड सी। ठीक है, तो देखो t इक्वल टू टी टाइम पे 6 में से कुछ चीज़ें जाएंगी। ठीक है, मान लेते हैं कुछ x गया और y गया, तो x हम मान लेते हैं b में चला गया होगा, तो ये 2x बन गया और ये 3y बन गया। ठीक है, तो ये बोला कि जब a आधा हो जाए,
तब बी और सी के मोल्स क्या होंगे वो निकालना है। तो ए आधा हो जाए व्हेन, देखो हम ऐसे लिख लें, ए बिकम्स हाफ, इसका मतलब ये है कि 6 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3। अब ये कब होगा, जब देखो 6 माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 चाहते हैं आप, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर अपने को x और y निकल गया तो अपने को एक्चुअली 2x और 3y ही निकालना है। ठीक, क्योंकि अपने को मोल ऑफ बी एंड सी चाहिए था जब x प्लस वाई की वैल्यू 3 हो जाए। तो देखो इसको करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। जैसा हमने देखा था कि सी बी एट एनी टाइम टी अपॉन सी सी एट एनी टाइम टी का रेशियो उसका के का रेशियो होता है। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ 2 और 3 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे भी 2k1 अपॉन 2k2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअली देखो k1 और k2 का वैल्यू अपने को पता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा एक्चुअली। सो 2/3 k1/k2 के लिए 1/2 है। ठीक है, सो ये कटा और ये आ गया 1/3। अब CBT और CCT का रेशियो जो है वो एक्चुअली क्या है, जरा देखिए 2x/3x है, कह सकते हैं 2x/3y, और ये वैल्यू 1/3। ठीक, तो यहाँ से अपने को निकल के आ गया कि 2x इज इक्वल टू वाई। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व कर लो। 1 and 2 को सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यही अपना आंसर हो गया कि जब a हाफ हो जाए, जब a जैसे ही हाफ हो रहा है, उसी तरह से b का कॉन्सेंट्रेशन या जो मोल होगा वो 2x है, दैट इज़ 2 into 1 2 मोल्स, और C का जो मोल है वो है 3y, दैट इज़ 3 into 2 6 मोल्स। तो यही अपने आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो बहुत ईजी होता है, एक बार आप सारी चीज़ों को ढंग से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स होते हैं बट सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए, तो ये पैरेलल रिएक्शन था। अब हम बात सीरीज रिएक्शन की करेंगे। सीरीज रिएक्शन का फंडा क्या होता है कि एक रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट एक है, वो जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट से भी और प्रोडक्ट बन रहे हैं। मतलब ए तो बी बनाता है और बी एज अ रिएक्टेंट काम करते हुए सम सी भी बना लेता है। ठीक है, तो ए टू बी के लिए अलग रेट कांस्टेंट हो गया K1 और बी टू सी के लिए अलग रेट कांस्टेंट हो गया K2। ठीक है, अपने को फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है किसी टी टाइम पे ए का, बी का, सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या होगा। ठीक है, अब इसमें सी बी मैक्स एक टर्म होता है, वो क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं। बी का एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन बी रीच करता है, वो अपने को पता करना है। साथ ही साथ ये भी पता करना है किस टाइम पे वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीच करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लो t = 0 पे CA0 था। ठीक है, अब फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आप ज़रा देखिए जैसे जैसे होगा क्या कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तो थ्रू आउट घट रहा है क्योंकि ये हमेशा रिएक्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी देखो बढ़ भी रहा है और सी से घट भी रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग करवाएगा, इसलिए यहाँ पे एक मैक्सिमा आने वाला है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हमेशा इंक्रीज होगा क्योंकि वो सिर्फ बन ही रहा है, घट तो रहा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम वैल्यूज़ निकालते हैं। ए के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो ए के लिए देखो ए टू बी के लिए हम ये इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं -dC/dt = K1CA। फर्स्ट ऑर्डर है, सब फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो सिंपल से आ गया CAT = CA0 e -K1 × T। तो ए का तो वही रहा जैसे जो हमेशा नॉर्मल केस में होता है। अब रही बात बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए dCu/dt जब हम लिखेंगे तो ये समझिएगा बी का जो रेट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, वो ए से कितना बन रहा है और कितना वो सी में जा रहा है। तो ए से जो बन रहा है वो K1CA से बन रहा है इसलिए पॉजिटिव में लिखा, और K2CB से वो घट रहा है, बी इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं इसलिए माइनस लिखा। तो दिस इज फॉर्मेशन फ्रॉम ए एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इज कंजम्पशन फ्रॉम सी। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। बी का जो रेट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, बी का बनने का रेट वो दो बातों पर डिपेंड करता है कि वो ए से कितना बन रहा है इसलिए पॉजिटिव में लिखा, और सी के थ्रू कितना घट रहा है इसलिए नेगेटिव में लिखा। और हमेशा जो रेट होता है हम कैसे लिखते हैं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसीलिए इन दोनों एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट लिखा है। देखो ए टू बी के लिए ए रिएक्टेंट है, बी टू सी के लिए बी रिएक्टेंट है। ठीक है, प्लस माइनस भी आपको समझ में आ गया। अब ये माइनस को इधर ले आते हैं तो dC/dt + K2CB = K1CA। अब अगर आप गौर से देखेंगे और अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में पढ़ रखा हो तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपने ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो आप इस रिजल्ट का, इसका फाइनल रिजल्ट याद रख लीजिए। ठीक है,
जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ ढंग से समझ में आ जाएगी और आप फिर से आके इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता है उनको पता होगा कि इनके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं एक टर्म जो e⁻k2 dt हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज k2t, ठीक है। और उसके बाद फिर जनरल फॉर्मूले में डाल के हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसका फाइनल सॉल्यूशन कुछ ऐसा आ रहा है, CBT = k1 CA0 k2 - k1 e⁻k1 × t - e⁻k2 × t। मैं बोलूँगा आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। और जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे की गई है, ठीक है। ओके, तो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी का एक्सप्रेशन आ गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म में। अब रही बात सी का कैसे निकालेंगे, तो देखो dCc/dt को हम k2c भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ b से बन रहा है और कुछ तो है नहीं, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी को आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a - cb - cc लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जैसे मान लो टी टाइम पे अगर मैं यहाँ पे लिखता तो CA0 - CB - CC हो जाता, इसमें कुछ CB बनाओ या CC बनाओ, तो वही हमने लिखा है कि टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ए का CA0 - CB - CC, तो CA0 की वैल्यू इन तीनों का सम हो गया और यहाँ से CC की वैल्यू हो जाएगी CA0 - CA - CB। अब CA का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, CB का निकाल चुके हैं, दोनों को पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो CC का भी एक एक्सप्रेशन आएगा CA0/k2 - k1 k1 e⁻k2t - 1 प्लस k2 1 - e⁻k2 × t। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है, ठीक है। इसको यूजुअली डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं पूछते, तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसको डेफिनेटली याद कर लीजिए, बट अगर आपको सी बी और सी ए पता हो तो डेफिनेटली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ए और बी जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए हमें निकालना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम कब होगा। ये मैक्सिमम क्यों होगा ये आपको समझ में आ रहा है। देखो ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, तो पहले तो ए से बी बन रहा होगा तो बी की वैल्यू बढ़ रही होगी, फिर बी टू सी जब बनने लगा होगा तो घटेगा भी, तो बीच में एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा। इस मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमा का जनरल रूल यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इक्वेटिंग इट टू 0, तो जो वैल्यू आएगी वो दे देगा मेरे को कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे वो मैक्सिमा आ रहा है। तो CBT अभी हमने ऊपर डिराइव कर लिया ये टर्म, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के टर्म में। डिफरेंशिएट करने पे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, = 0 पुट करिया, सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आ गई 1/k1 - k2 ln k1/k2। ये भी मैं आपको कहूँगा याद रख लीजिए, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम हो जाएगा, तो जरा पुट कर लेते हैं। CB की वैल्यू CB मैक्सिमम तब होगी जब टी की वैल्यू टी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू जैसे ही आप CB देखिए dC/dt को हम इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं, मैक्सिमम के लिए 0 हो जाएगा। यहाँ से CB मैक्स की वैल्यू रीअरेंज करने पे k1/k2 × CA है, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और CA की वैल्यू CA0 e⁻ k1 × T मैक्स, T मैक्स की वैल्यू अभी यहाँ से ड्राइव की हमने, ये पुट करेंगे तब आ जाता है CB मैक्स = k1/k2 टू द पावर k2/k1 - k2 - k1 × CA0, या फिर आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं k2/k1 टू द पावर k2/k1 - k2 × CA0। ये याद रखना थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ k2/k1, इधर भी k2/k1 - k2 × CA0, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है बी की, ठीक है। अब जरा ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं, तो देखिए दो तरह से ग्राफ बनाएंगे, या तो k1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो या k2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। k1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने का मतलब b, देखो k1 क्या था, a to b बनने का रेट कांस्टेंट है k1 और b to c का k2 है। तो देखो इसमें a तो कंटिन्यूसली घट रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर है, एक्सपोनेंशियली घटा, और c एक्सपोनेंशियली बढ़ा, सिर्फ बढ़ रहा है, ठीक है। अब k1 की वैल्यू अगर थोड़ी ज़्यादा है तो CB जो है बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ेगा, फिर ये मैक्सिमम पहुंचेगा, यही है आपका ये टी मैक्सिमम होगा, इस पर CB मैक्सिमम मिला है, CB मैक्सिमम ये है, और उसके बाद ये घटेगा, ठीक है। लेकिन अगर k1 की वैल्यू छोटी होती तो ये पीक बहुत ही जल्दी बन जाता और ये बढ़ेगा ज़्यादा नहीं, घटना बहुत ज़्यादा प्रीफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर T मैक्स मिलता मेरे को और CB मैक्स यहीं पे रह जाता। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसा के है उसके हिसाब से आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो देखिए इस पर डायरेक्ट एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जेईई ने कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, और जैसा क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया उस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं काइनेटिक्स चैप्टर के। काइनेटिक्स चैप्टर यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़िए, अगर आप सारे वीडियोज़ को सिक्वेंसली देखेंगे तो ये चैप्टर के किसी भी तरह के क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।